हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर के अंदर इमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में बात करेंगे। हालांकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के स्पेक्ट्रम को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज हम इमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में बात करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी फॉर द सेक ऑफ अवर कन्वीनियंस कुछ एक चीज़ें लिख दी हैं, उन्हें हम वन बाय वन डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्पेक्ट्रा, यानी साइंस की वो ब्रांच जो किसके साथ डील करेगी, स्पेक्ट्रा के साथ डील करेगी, उसे हम क्या कहेंगे, स्पेक्ट्रोस्कोपी कहेंगे। ओके, एंड सेकेंड वन इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू सेपरेट द रेडिएशंस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, और वो इंस्ट्रूमेंट जिसका यूज किया जाता है डिफरेंट वेवलेंथ्स को सेपरेट करने के लिए, उसे क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोप या फिर स्पेक्ट्रोग्राफ के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स थी कि व्हाट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी, या फिर जो स्पेक्ट्रोस्कोपी या स्पेक्ट्रोग्राफ होता है वो क्या होता है, तो आपको पता चल चुका है। ओके, अब बात करते हैं, हम अपने स्पेक्ट्रा के ऊपर आते हैं डायरेक्ट। जो टाइप्स है इसकी वो कौन कौन सी है, दो टाइप है। फर्स्ट है इमिशन स्पेक्ट्रा और सेकंड है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, तो इमिशन स्पेक्ट्रा नाम से ही पता चल रहा है, इमिशन इमिट करेगा कुछ ना कुछ। जो इमिशन स्पेक्ट्रा होता है ये दो तरीके का होता है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा और लाइन स्पेक्ट्रा। देखिए, जो स्पेक्ट्रम होता है ना, उसके बारे में आपने पहले पढ़ा है, आप छोटी क्लासेस के अंदर भी पढ़ के आए हैं, उसे जस्ट एक बार हम रिपीट कर देते हैं। यहाँ पे देखिए, जो इमिशन स्पेक्ट्रा है ये दो तरीके का होता है, कंटिन्यूअस एंड लाइन स्पेक्ट्रा। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा जो है ये आपने बहुत बारी पढ़ा हुआ है। यहाँ पर देखिए, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम जो है उसको मैंने प्लॉट किया है। ये बात हम सबको पता है, जो व्हाइट लाइट होती है उसके अंदर कितने कलर प्रेजेंट होते हैं, 7 कलर प्रेजेंट होते हैं। तो वो जो 7 कलर्स हैं, जब भी व्हाइट लाइट की बीम को पास आउट करवाया जाता है प्रिज्म में से, तो क्या होता है, वो 7 कलर्स के अंदर डिवाइड हो जाती है। और वो कौन कौन से होते हैं, विबग्योर, VIBGYOR। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ये बहुत कम स्पेस था इसलिए इतने से मैं आ नहीं सकता, और बहुत छोटे लिखूंगी तो आपको दिखाई नहीं देंगे, तो मैंने इस तरीके से लिखा हुआ है। कौन कौन से कलर होते हैं यहाँ पे, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ओके, तो प्रिज्म में से जैसे ही व्हाइट लाइट को पास आउट करवाया गया, ये 7 कलर्स के अंदर डिवाइड हो गई। यहाँ पर एक फोटोग्राफिक प्लेट लगी हुई होती है, जिसके ऊपर जाके जब ये लाइट बीम जो है प्रिज्म में से पास आउट होने के बाद जब उसके ऊपर गिरती है, तो वहां पर जो ये स्पेक्ट्रा है ये बना हुआ मिलता है। और क्योंकि इसके अंदर से कोई भी लाइन मिसिंग नहीं है, किसी भी तरीके की वेवलेंथ का जो कलर है वो मिसिंग नहीं है, तो ये किस नाम से जाना जाता है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा के नाम से। तो जो व्हाइट लाइट होती है, ऐसा कोई भी सोर्स जो व्हाइट लाइट प्रोवाइड करवाता है, जब उसे हम उस बीम को प्रिज्म में से पास आउट करवाएंगे, तो वो हमेशा क्या होगा, 7 कलर्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा, जिसे विबग्योर के नाम से जाना जाता है। और इस टाइप का जो स्पेक्ट्रा होता है उसे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा के नाम से जाना जाता है। ओके, ये हमने पहले भी पढ़ा है। अब बात करते हैं हम लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में। जो इमिशन स्पेक्ट्रम है, यानी जो व्हाइट लाइट थी उसने 7 कलर की लाइट्स को इमिट किया है यहाँ पे, ठीक है, और उनके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। जो रेड होता है, इसकी जो वेवलेंथ होती है सबसे ज्यादा हाई रहती है, इस साइड में वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, तो जो एनर्जी है वो क्या होगी, कम होती चली जाएगी। जो वॉयलेट होता है, इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, यानी इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो भी क्या है, ज्यादा रहेगी, क्योंकि एनर्जी जो है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है, लेकिन जो वेवलेंथ है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहती है। ये आप पिछले लेक्चर के अंदर देख चुके हैं कि क्या रिलेशन होता है इन बिटवीन न्यू एंड ई, एंड द रिलेशन इन बिटवीन लैम्डा एंड ई, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये जो ग्राफ है ये बना रखा है। अब लाइन स्पेक्ट्रा, अब इससे पता चल रहा है लाइन वर्ड लिखा हुआ है, यानी लाइन का कुछ ना कुछ तो यूज होना है यहाँ पे। यहाँ देखिए, लाइन स्पेक्ट्रा मैंने प्लॉट किया है। एक NaCl का हमने सैंपल लिया, प्लेटिनम वायर जो होती है उसके ऊपर लगाया, और डायरेक्ट बर्नर के अंदर में इसे बर्न कर लूँ। ओके, तो जो लाइट प्रोड्यूस होगी उसे हम प्रिज्म में से पास आउट करवाएंगे, तो क्या देखने को मिला कि फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर दो जो है येलो कलर की लाइंस ऑब्जर्व हुई, ठीक है। पूरा जो स्पेक्ट्रम था वो ब्लैक था, कोई भी कलर ऑब्जर्व नहीं हुआ, यानी ये कंटिन्यूअस तो रहा नहीं। अब इसका मतलब कौन सा स्पेक्ट्रा है, ये लाइन स्पेक्ट्रा है। और इसमें क्या हुआ, सिर्फ यहाँ पे 2 कलर की, जो येलो रीजन था उसके अंदर 2 येलो कलर की लाइंस ऑब्टेन हुई, और वो कितनी एनर्जी के ऊपर थी, इसकी जो फ्रिक्वेंसी वो कितनी थी, यहाँ पर लिखी हुई है 5896 और 5890 एंगस्ट्रोम, इनके ऊपर
इसका मतलब क्या था कि ये जो स्पेसिफिक सैंपल था NaCl का, ये किस तरीके की लाइट जो है वो किस तरीके की लाइट को इमिट कर रहा था, येलो कलर की फ्रीक्वेंसी की जो लाइट है उसे इमिट कर रहा था। तो इसी वजह से सिर्फ येलो कलर के 2 बैंड यहाँ पे नजर आए, बाकी पूरा जो स्पेक्ट्रम था वो ब्लैक था बिल्कुल, उसके ऊपर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। तो हर एक जो सैंपल होता है उसके कुछ स्पेसिफिक उसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को ही इमिट करता है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग ही हमें यहाँ पर बैंड्स दिखाई देते हैं। क्योंकि हम यहाँ पे व्हाइट लाइट की बात नहीं कर रहे हैं, हमने लाइट जो है वो किस एनर्जी सोर्स से प्रोड्यूस की है, NaCl को जब हम बर्नर की प्रेजेंस में बर्न करवाते हैं तो उस टाइम पे जो ये कंपाउंड जो लाइट दे रहा है उसको हम स्पेक्ट्रम में से प्रिज्म में से पास आउट करवा रहे हैं। तो यहाँ पर सिर्फ 2 लाइन ऑब्जर्व हुई, इस वजह से हम क्या कहते हैं, इसे लाइन स्पेक्ट्रा। ओके, और ये लाइन येलो कलर की थी, येलो कलर के रीजन में आ रही थी। अब बात करते हैं हम थर्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के बारे में। एब्जॉर्प्शन यानी कुछ ना कुछ यहाँ पे क्या होना है, एब्जॉर्ब होने वाला है। यहाँ पर तो चीजें इमिट हो रही थी, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट इमिट की है इसने। यहाँ पे कंटिन्यूअस जो लाइट थी, व्हाइट लाइट ने 7 कलर की लाइट्स इमिट की हैं, लेकिन यहाँ क्या होगा, एब्जॉर्प्शन, लाइट का एब्जॉर्प्शन होने वाला है। तो देखिए सेम वैसा ही सेटअप है, जो लाइट सोर्स है व्हाइट लाइट जो है उसकी बीम इसमें से पास आउट करवाएंगे, लेकिन प्रिज्म और व्हाइट लाइट के अंदर से बीम को पास आउट करवाने से पहले हमने बीच में क्या रख दिया है, यहाँ पे अपना सैंपल रखा हुआ है। और मैंने कौन सा सैंपल लिया है, यहाँ पे NaCl का सैंपल ले रखा है। किसका सैंपल लिया है, NaCl का सैंपल ले रखा है। और ये क्या काम करेगा, जो NaCl है, जैसे ही व्हाइट लाइट इसके अंदर से पास आउट होगी, ये तुरंत कुछ ना कुछ अमाउंट के अंदर जो एनर्जी होगी उसे एब्जॉर्ब करेगा। क्या करेगा, ये उसे एब्जॉर्ब कर लेगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद बची हुई लाइट को इसमें से पास आउट करवा देगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर ऑब्जर्व किया गया तो क्या मिला, 2 डार्क लाइन मिली येलो कलर के जोन में। जो येलो कलर का जोन आना था, देखो यहाँ पे विब्ग्योर कंप्लीट प्रेजेंट रहेगा, उसमें कोई भी डिफरेंस जनरेट नहीं होगा, VIBGYOR, ये विब्ग्योर पूरा का पूरा प्रेजेंट है। लेकिन जो येलो रीजन है उसके अंदर क्या हुआ, 2 हमें बैंड मिले, यानी ब्लैक लाइंस मिली, यानी वहां पर जो स्पेक्ट्रम, जो येलो कलर की कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम आना चाहिए था वो मिसिंग था, 2 लाइन प्रेजेंट थी। और वो सेम टू सेम थी, किस तरीके से, जो लाइन यहाँ पर ऑब्जर्व हुई थी वो दोनों लाइन यहाँ से मिसिंग थी। इसका क्या मतलब है, जो NaCl का सॉल्यूशन है ये येलो कलर की इस वेवलेंथ की लाइट को यहाँ पर क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर ले रहा है। यानी इतने फ्रीक्वेंसी की लाइट को इसने एब्जॉर्ब कर लिया और बाकी की लाइट को अपने अंदर से पास आउट हो जाने दिया। तो इस वजह से यहाँ जो स्पेक्ट्रा मिला उसमें येलो कलर के रीजन में इन 2 फ्रीक्वेंसी की जो लाइट है वो यहाँ से मिसिंग मिली, बाकी सारा स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस फॉर्म के अंदर एज इट इज प्रेजेंट था। तो हम इसे क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। इन दोनों के अंदर, एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के अंदर जो लाइन स्पेक्ट्रा है और एब्जॉर्प्शन, इसमें एक चीज सिमिलर है। देखो यहाँ पे जो 2 लाइन हमें ऑब्जर्व हुई थी येलो कलर की, वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के अंदर वही दोनों लाइन क्या है, मिसिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, डार्क लाइंस इन येलो रीजन ऑफ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ये दोनों डार्क लाइन जो है, स्पेक्ट्रम पूरा कंटिन्यूअस है हमारा, लेकिन 2 डार्क लाइन ऑब्जर्व हुई येलो कलर के रीजन के अंदर। तो ये था एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ये इमिशन स्पेक्ट्रम और ये इसके टाइप्स। तो ये था पूरा हमारा इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इसी के साथ मैं इसी में इंक्लूड कर रही हूँ स्पेक्ट्रम फॉर हाइड्रोजन। ये तो मान लो मैंने NaCl का एग्जांपल लेके यहाँ पे आपको बताया है, इसके अलावा भी आप दूसरे एग्जांपल्स को कंसिडर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उनमें। इसमें देखिए इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन के लिए, जो हाइड्रोजन का इमिशन स्पेक्ट्रम था, देखिए हम किसी भी एलिमेंट के लिए जो इमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर जो स्पेक्ट्रम है वो मैंने हाइड्रोजन के लिए ड्रॉ किया है, ये आप आगे इसी यूनिट के अंदर डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लाइमन नाम का एक साइंटिस्ट आया, जिसने क्या किया, जिसने ये एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यू है स्पेक्ट्रम की ये फाइंड आउट की। उसने क्या किया कि फर्स्ट जो लेयर थी उसे कंसिडर किया 1 स्क्वायर माइनस 1/n2 यानी यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो हमेशा इस वैल्यू से बड़ी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर मान लो हमने 1 रखा है तो यहाँ क्या आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, लेकिन 1 नहीं आ सकता है। तो हमेशा इस वैल्यू से जो n की वैल्यू है वो बड़ी रहेगी। तो इसने एक यहाँ पर जब एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया गया तो उसे क्या मिला कि जो वेव नंबर है वो किसके इक्वल आ रहा है, लाइमन सीरीज को उसने इक्वल टू लिखा
109,677 सेंटीमीटर इनवर्स इंटू में 1/1² माइनस 1/n²। और इस तरीके से उसने अपने जो स्पेक्ट्रम था उसके बारे में बताया। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आया बाल्मर नाम का, उसने क्या कहा कि यहाँ पर 1 रखें ये कंपल्सरी नहीं है। जो 1 के रेस्पेक्ट में जो सीरीज मिल रही थी हमें उसे लाइमन के अकॉर्डिंग कंसीडर किया, लेकिन 2 के रेस्पेक्ट में भी जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है उसके अंदर सीरीज मिली जिसे क्या कहा गया, बाल्मर सीरीज कहा गया। कोई चेंजमेंट नहीं है, बस यहाँ पर ये वाली जो वैल्यूज है ना ये चेंज होती जा रही है, यानी सीरीज वाइज नंबर जो है यहाँ पर वो इंक्रीज होते जा रहे हैं और कोई चेंजमेंट नहीं है। तो ये 5 साइंटिस्ट थे अलग अलग जिन्होंने जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा है उसको अपने अपने तरीके से ऑब्जर्व किया और उन्होंने इस तरीके का जो फॉर्मूला है वो जनरेट किया। ये किस रीजन की वजह से हुआ, क्योंकि जरूरी नहीं है सारी की सारी जो चीजें हैं वो हमें विजिबल रेंज के अंदर ऑब्जर्व हो। इसके अंदर जो बाल्मर सीरीज है वो सिर्फ विजिबल के अंदर आती है, बाकी ये तीनों IR के अंदर आती है, इंफ्रारेड के अंदर जिन्हें हम नेकेड आई से देख नहीं सकते, और ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के अंदर आती है। तो इस वजह से अलग अलग जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अलग अलग रीजन के अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस थी उनके स्पेक्ट्रम को अलग अलग रेडिएशन के अंदर स्टडी किया, और जिससे इस तरीके की जो ऑब्जर्वेशंस है जो फॉर्मूलाज हैं वो कैलकुलेट होने स्टार्ट हो गए। अब ये देखा गया कि इस तरीके से बार बार फॉर्मूलाज को लिख के मान लो हम किस तरीके से ऑब्जर्व करेंगे कि जो स्पेक्ट्रम है वो एक साथ मान लो एक ही फॉर्मूला के अंदर अगर ड्राइव करना हो तो कैसे किया जा सकता है। तो रेडबर्ग नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने एक्सपेरिमेंट किया था, रेडबर्ग एक्सपेरिमेंट, और इसने क्या कहा कि 1/λ यानी इनवर्स ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू किसके रहेगा, RH इंटू में 1/n1² माइनस 1/n2²। और उसने कहा था जो n2 है इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, हमेशा n1 से बड़ी रहेगी। ठीक है, जितनी वैल्यू हमने यहाँ पे ले ली उससे हमेशा बड़ी ही लेनी पड़ेगी, उससे कम नहीं ले सकते। तो इस तरीके का फॉर्मूला उसने पुट किया, और ये सारे जितने भी डिजिट यहाँ पे लिखे जो भी फॉर्मूलाज थे वो सारे इस फॉर्मूला में सेटिस्फाई हो रहे थे। अब अगर चाहे तो यहाँ पे लिख के भी देख सकते हैं हम, 1² भी लिख सकते हैं, 2² भी लिख सकते हैं, 3² भी लिख सकते हैं, कुछ भी लेके चल सकते हैं। और जो RS था, जो RS था ये रेडबर्ग कांस्टेंट था, और इसकी देखो यहाँ पे जो डिजिट लिखी हुई थी इसे ही हम रेडबर्ग के नाम से जानते हैं। फिर इसने यहाँ पे लिखा 109,677 सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आप इस तरीके से पावर में भी लिख सकते हैं 1.097 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। तो इस तरीके से लिखा जा सकता है। ये रेडबर्ग जो एक्सपेरिमेंट था इसने इन सारी सीरीज को सम अप करके एक फॉर्मूला के अंदर ड्राइव करवा दिया था, और इस फॉर्मूला के ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं। कई बार इसको जो कांस्टेंट इसे RH से लिखा जाता है, कई बार सिर्फ R भी लिखा जाता है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जो बाल्मर साइंटिस्ट है उसने इसी के अंदर थोड़ा सा चेंजमेंट किया, और देखिए आपको ये बात आपको पता है कि जो न्यू बार होता है वो किसके इक्वल होता है, 1/λ, लैम्डा के इनवर्स होता है। तो चाहे तो मैं न्यू बार लिख दूं, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, चाहे 1/λ लिख दूं। तो जो बाल्मर नाम का साइंटिस्ट था उसने कोई चेंजमेंट नहीं किया, इसे एज इट इज रखा, सिर्फ क्या कर दिया यहाँ पे इसके अंदर Z जो है Z² और इंड्यूस करवा दिया। और Z क्या है यहाँ पे, एटॉमिक नंबर है किसका, हाइड्रोजन का। Z क्या है यहाँ पे, एटॉमिक नंबर है, और वो भी किसका, हाइड्रोजन का। यानी हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन लाइक जो एलिमेंट होंगे उनके लिए हम इस फॉर्मूला को यूज करके स्पेक्ट्रम जो है वो प्लॉट कर सकते हैं, उनकी वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो ये हाइड्रोजन इमिशन स्पेक्ट्रम फॉर हाइड्रोजन है। इसके ऊपर मैं आपको एक न्यूमेरिकल देके जा रही हूँ जिसका आंसर आप मुझे बताएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ ए फोटोन emitted during a transition from n is equal to 5 state to n is equal to 2 state in the hydrogen atom। यानी 5 से 2 के अंदर जाना है, किससे किस में जाना है, 5 से 2 में जाना है। यानी n2 की वैल्यू दे रखी है कितनी, 5, n1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2। निकालना क्या क्या है, हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है एक तो, यानी न्यू निकालना है, और एक लैम्डा, दोनों चीजें फाइंड आउट करनी है। तो हाइड्रोजन एटम के लिए है, फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू बार इज इक्वल टू R 1/n1² माइनस 1/n2²। ओके, दोनों n1 n2 की वैल्यू यहाँ पे है, R की वैल्यू यहाँ पे बता रखी है आपको कितनी होती है। आप इसके अंदर पुट करें और इसे सॉल्व करके किसकी वैल्यू निकालेंगे, न्यू बार की वैल्यू निकालेंगे। एक बार न्यू बार की वैल्यू आ गई तो क्या होता है, न्यू बार कितने के इक्वल होता है, 1/λ के इक्वल। तो लैम्डा कितने के इक्वल हो जाएगा, 1/न्यू बार के इक्वल। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी।
भाई ये तो न्यू बार की वैल्यू तो हम निकाल रहे हैं, जरूरत थोड़ी है हमें निकालना क्या है, हमें तो निकालना है न्यू फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ निकालनी है, लेकिन वेव नंबर हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि हमारा फॉर्मूला इस तरीके का है। तो फिर यहाँ से जैसे वेव नंबर आएगा 1/λ के इक्वल होता है ये, तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे आप इजीली निकाल सकते हैं, है ना। जैसे ही लैम्डा की वैल्यू आएगी, लैम्डा की वैल्यू आने के बाद तो आप निकाल ही सकते हैं। आपको ये फॉर्मूला भी तो पता होगा ना कि जो न्यू इज इक्वल टू किसके होता है, सी बाय लैम्डा के। तो न्यू की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लेंगे, सॉरी लैम्डा की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लेंगे, जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पुट करें। सी की वैल्यू कितनी होती है, 3 × 10⁻8 मीटर सेकेंड इनवर्स रहती है। लैम्डा की वैल्यू रखें और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से एक फॉर्मूले से आप 2-3 फॉर्मूले देखिए, जो चीज़ आप पढ़ते जा रहे हैं उन फॉर्मूलाज को ध्यान में रखें, वही बार बार यहाँ पे रिपीट होने वाले हैं। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं।